इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड द इलेक्ट्रोड। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस स्टडी किया था, अगर हम इन दोनों को हिसाब से देखें तो जिंक जो है, अगर जिंक और कॉपर को कंबाइन करके देखें तो जिंक जो है ये क्या है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो कॉपर जो है दैट विल एक्ट एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स जिंक। ठीक है, और इस पे नेगेटिवली चार्ज हो गया तो इसके ऊपर जो डबल लेयर बनेगी, चूंकि इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है तो इसके अगली जो लेयर बनेगी वो पॉजिटिव चार्जेस की बनेगी। इस तरह अगर कॉपर है तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इससे जो डबल लेयर बन रही है दैट इज ऑफ नेगेटिवली चार्ज। तो डबल लेयर केमिस्ट्री जो है वो भी चार्जेस की वो चेंज होगी। और जब हम इसको यूटिलाइज करते हैं तो प्रोसेसेस दोनों तरह के हो सकते हैं, जिनको हम गैल्वानिक सेल्स में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में हम एक्चुअली डिवाइड करते हैं। गैल्वानिक सेल में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाइल जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू डू द केमिकल वर्क, यानी कि केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट कराने के लिए जो नॉर्मली अकर नहीं करते, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। अब फर्ज करें हमारे पास एक कॉपर सल्फेट, कॉपर का इलेक्ट्रोड और एक जिंक का इलेक्ट्रोड है, या जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया हुआ है, या मैग्नीशियम को कॉपर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। देयर इज लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें पता चलते हैं। ठीक है, कि आपके पास जिस टाइम पे भी आपने दो डिफरेंट मेटल्स को कनेक्ट करना है तो एक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, एक का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो क्या करेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द अदर इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब जब करंट फ्लो करेगा तो हम उस करंट को यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल फिनोमेना बैटरीज में यूज हो रहा होता है। ठीक है, इसी तरह जब हम ऐसे हमारे पास कई रिएक्शंस हैं जो विच कैन नॉट टेक प्लेस एट नॉर्मल पॉइंट टेम्परेचर, नॉर्मल कंडीशंस। हाँ जी। मैम, वो पॉइंट ये है कि जिस तरह हम लोग मतलब इंटर में देखते हैं केमिस्ट्री, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर है, अभी जो आपने पीछे डायग्राम दिखाया कि जो जिंक की सरफेस थी उसके ऊपर चार्ज हमारे पास आ रहा था, पॉजिटिव था, ठीक है जी, और सॉरी नेगेटिव आ गया था, पॉजिटिव और था। जो कॉपर था उस पर पॉजिटिव आ गया है। अभी जो सरफेस जहाँ पे शो हो रही है, अब ये एक्चुअली डबल लेयर की वजह से जो ऊपर साइन आ रहा है नेगेटिव, ये वो है, या जो जिंक ने जो भाई इलेक्ट्रॉन जब लूज इनको किया वो कनेक्ट सरफेस करेंगे पे आ दोनों गया है? को, अगर जिंक का पोटेंशियल, बात क्या, मेरी बात सुनो, अब इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो कॉपर जिंक के अंदर फिर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी मुझे निकाल के आप लोगों को शो करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे जाएंगे ना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, जी जी अगर कॉपर को कॉपर टू आयंस की फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, इसी तरह जिंक जो है वो जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जी अब क्या होगा कि अब आपके पास एबिलिटी है ना, इन दोनों को कनेक्ट कर दो। जी जी ठीक है, अगर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देगा ना। जी जी, ठीक हो गया। ठीक है, मेटल आयंस जो है ये किधर जाना शुरू कर देंगे, इनटू द सरफेस जाना शुरू कर देंगे, या फिर यहाँ से मेटल, अगर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो जिंक निकलेगा, दैट विल गो टुवर्ड्स जिंक आयंस जो हैं वो किधर जाएंगे, मेटल में जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो है सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में कनेक्ट होना शुरू हो ओके हो जाएंगे। गया। ठीक है, जी मैम, जी जी अब जी ये गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या किस पे बेस करते हैं, ये भी ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। अगर आपके पास केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो गैल्वानिक सेल हो गया। अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में तो ये आपके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स इन्हें कहते हैं। अब दोनों प्रोसेसेस होते हैं, हम बैटरीज के फॉर्म में क्या कर रहे हैं कि आपकी जितनी भी बैटरीज हैं, फ्यूल सेल्स हैं, यहाँ पे हम इनको क्या करते हैं, हम यूज करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, और वो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जबकि आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की एग्जांपल में जिस तरह सोडियम क्लोराइड में से, मोल्टन सोडियम क्लोराइड में से आप पास करें इलेक्ट्रिसिटी तो आपके पास दोनों इलेक्ट्रोड्स पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड पे सोडियम आ जाता है, दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जनरली आप सोडियम सोडियम क्लोराइड को जितना मर्जी मोल्टन स्टेट में सोल्यूशन फॉर्म में भी रखें, आपके पास अनटिल आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करते ये रिएक्शन कैरी आउट नहीं हो सकता। मींस यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसा रिएक्शन को कैटेलाइज करवा ऐसा रिएक्शन कैरी आउट करवा लिया जो नॉर्मल कंडीशंस पे पॉसिबल नहीं था। जब आपने इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की आपने तो वो रिएक्शन हो गया। मींस के अगर तो हम बात करें गैल्वानिक सेल्स की तो यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं विच आर
due to the difference of the potential between the two electrodes spontaneous redox reactions होते हैं। ये redox reactions इनकी होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या हो रहा है कि वो रिएक्शंस, वो प्रोसेसेस जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, मींस के नॉर्मल कंडीशंस पे यू कैन नॉट कैरी आउट दीज रिएक्शंस, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप उन रिएक्शंस को, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को पॉसिबल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब दोनों ही प्रोसेसेस को देख लें, चाहे वो गैल्वानिक सेल में हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हो रहा है, दोनों ही में इन्वॉल्वमेंट है इलेक्ट्रोड्स की भी और इलेक्ट्रोलाइट्स की भी। ठीक है, और जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं, यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट विल बी एट द इंटरफेस या एट द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड, दैट विल टेक प्लेस एट द इंटरफेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे जो सरफेस फिनोमेना है, मींस के जो एक्चुअल रिएक्शन है, एक्चुअल रेडॉक्स रिएक्शन है, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन which takes place, that takes place at the surface। ठीक है, इस प्रोसेसेस को हमने स्टडी करना है और इन्हीं प्रोसेसेस को इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस कहते हैं, और इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस के साथ समटाइम्स यहाँ पे इलेक्ट्रोडिक्स की टर्म भी जो है वो यूज होती है। ठीक है, चाहे आपके पास एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दोनों ही प्रोसेसेस के लिए बट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज दी, अगर आप इस सिस्टम को कंट्रोल रखना चाहते हैं, अपनी मर्जी से यूज करना चाहते हैं, देन यू नीड द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेसेस होंगे वो किधर होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेसेस विल टेक एट द सरफेस या फिर एट द इंटरफेस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और ऐसी प्रोसेसेस को हमने स्टडी करना है, इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस इनको कहते हैं, और इलेक्ट्रोडिक्स भी स्टडी को कहते हैं, इलेक्ट्रोड प्रोसेस या फिर इलेक्ट्रोडिक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड रिएक्शंस जो हैं दैट इज हैपनिंग एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। अच्छा, पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये इक्वेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ठीक है, जहां पे आपने इन्हीं रिएक्शंस को इस मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। ई जो है दैट इज सेल पोटेंशियल। ठीक है, जी जो है ये क्या है, फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी किस चीज की है, फ्री एनर्जी विल टेल अस वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और इम्पॉसिबल, वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। और आपको पता है अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो तो आपके पास रिएक्शन जो है, हम कहते हैं कि ये एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। ठीक है, अब आपने ये पूरी बेस कर रही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अब कैसे कि अगर डेल्टा जी फर्ज करें नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है ना, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आप प्रॉपर आउटपुट आ जाएगी ईएमएफ की फॉर्म में या सेल पोटेंशियल की फॉर्म में, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, तो अब आपको क्या, अगर आप प्रोवाइड करेंगे, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, अब आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट रिजल्ट इन दिस सेल पोटेंशियल, हाउएवर इफ यू अप्लाई द पोटेंशियल, ठीक है, तो फिर वो जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो बेसिक प्रोसेस है, या तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में है इन दिस इक्वेशन वेयर डेल्टा जी इज द फ्री एनर्जी, ई सेल पोटेंशियल, एन और एफ का होता है। एन जो है किसी भी रिएक्शन के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है उसको शो कर रहा है, और एफ इज द फैराडेज कांस्टेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को या इन प्रोसेसेस को यूज करना दैट इज हेल्पफुल। अब इनको हम कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, हम यूटिलाइज कर सकते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सिंथेसिस में। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सिंथेसिस की अगर हम एग्जांपल लें तो आपके पास बहुत सारी इस तरह की रिएक्शंस हैं जो सिंथेसिस में आपके पास बेस करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस पे। किसी रिएजेंट की रिडक्शन कर रहे हैं तो किसी रिएजेंट की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेप्स पे ऑक्सीडेशन होगी या डिफरेंट स्टेप्स पे आपके पास रिडक्शन होगी, तो दैट विल रिजल्ट इन दी इन द प्रॉपर सिंथेसिस। हाउएवर अगर आप क्या करें कि हम इसमें कंट्रोल्ड कर लें
रिएक्शंस को, मींस कि अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है तो वो दैट कैरीज आउट एट द स्पेसिफिक सेल पोटेंशियल, यानी कि आपने स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया और उस टाइम पे अलाउ किया है किसी रिएजेंट की ऑक्सीडेशन को या किसी रिएजेंट की रिडक्शन को, तो दैट विल रिजल्ट इन द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अगर ना सिर्फ हम इससे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सिंथेसिस को कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस रिएक्शंस को स्टडी कर सकते हैं। जो आपके पास ये चीज है कि आपके पास सेल पोटेंशियल जो आएगा दैट इज रिलेटेड टू जी, दैट इज फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स या रिएक्शन की फ्री एनर्जी के साथ रिलेट करेगा। ठीक है, इससे ना तो सिर्फ ये हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, सेल पोटेंशियल की वैल्यू ऊपर नीचे करके कंट्रोल करके हम सेल की जो आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम के की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अचीव हो, यू वांट टू या यू नीड मोर प्रोडक्ट्स, तो आप सेल पोटेंशियल को बढ़ाएं, आपके पास फिर दोबारा वो रिएक्शन जो है वो कैरी आउट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, अगर ओवर पोटेंशियल हो जाता है तो उसको हम रिलेट कर सकते हैं, अगर हम कैलकुलेट कर सकें किसी सिस्टम में ओवर पोटेंशियल को, तो उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड फैक्टर है दैट इज आई, जो करंट प्रोड्यूस होता है डिफरेंट प्रोसेसेस में, यानी कि इलेक्ट्रो chemical processes में, that can be related to the kinetic parameters। ठीक है, जो kinetics है, हम अब कंसंट्रेशन इंक्रीज करें करंट इंक्रीज हो जाएगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करें करंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम डिफरेंट पैरामीटर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हमने स्टडी करना है तो हम करंट की बेस पे काइनेटिक पैरामीटर्स को स्टडी कर सकते हैं। दूसरी एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इसका कि हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को स्टडी कर सकते हैं। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को हम कैसे स्टडी करेंगे कि जनाब आपके पास आप कोई रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, यानी कि आपने खुद पोटेंशियल दिया हुआ है, बाहर से प्रोवाइड किया हुआ है, और जिस तरह के हमने कहा कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक सेल है, हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से एक केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं। तो अब उस रिएक्शन के अंदर डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बनेंगे। अगर आप रिएक्शन को स्टॉप करेंगे, अब मींस कि वो रिएक्शन हो ही विद द एड ऑफ या विद द हेल्प ऑफ द प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा है, तो अगर आप उसको स्टॉप करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करना रोकेंगे, तो वो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप होगा और आप इजीली वहां पे डिफरेंट पॉइंट्स से इंटरमीडिएट्स लेके स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो हम रिएक्शन काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए या रिएक्शन मैकेनिज्म्स को स्टडी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम उसके इंटरमीडिएट्स को स्टडी करें। इंटरमीडिएट्स को स्टडी करने के लिए अगर कुछ रिएक्शंस बहुत ही स्पीडी हो जाते हैं तो हमें बहुत ही एडवांस किस्म की टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, या फिर हमें क्या करना पड़ता है कि हम रिएक्शन को पहले फ्रीज करते हैं रिएक्शन मिक्सचर को और उसमें से इंटरमीडिएट्स लेते हैं और फिर जाके उनको स्टडी करते हैं, डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक हम उनके एवेलुएशंस करते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल बेसिस पे कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसकी इंटरमीडिएट स्टडी इस वजह से आसान है कि आप इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रोकेंगे तो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आप इमीडिएटली वहां से एनालिसिस के लिए सैंपल ले सकते हैं और इंटरमीडिएट्स को इजीली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मसला है वो ये है कि हाँ सब जो होमोजीनियस रिएक्शंस है ना उनकी हम इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशंस नहीं कर सकते। जनरली तो जो बाकी रिएक्शंस है हम उनको ना सिर्फ हम उनके डिफरेंट पैरामीटर्स इजीली स्टडी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकली अगर कोई भी रिएक्शन कोई भी प्रोसेस कैरी आउट हो सकता है तो हम उसके ये डिफरेंट पैरामीटर्स जो आपके थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं और आपके जनाब अगर आपको जी पता लग जाए, आपको ये पता चल जाए, आप एंथैल्पी भी स्टडी कर सकते हैं, आप एंट्रोपी भी स्टडी कर सकते हैं, यानी कि थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स भी उस रिएक्शन के स्टडी हो जाएंगे और आपके काइनेटिक पैरामीटर्स भी स्टडी हो जाएंगे, ना सिर्फ डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट्स बल्कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी स्टडी हो जाएंगे। मोर ओवर हम कंट्रोल कर सकते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सिंथेसिस को, ये तो बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडीज के। अच्छा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सिंथेसिस को हम कैसे कर सकते हैं, इसकी एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास 1 ब्रोमो नाइट्रोमीथेन है, इसकी आपने रिडक्शन करानी है तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स में रिडक्शन होती है 1 ब्रोमो 1 नाइट्रोमीथेन की। अब अगर पहले स्टेप पे जो रिडक्शन होगी उसमें ऐसी नाइट्रो कंपाउंड्स बनते हैं, जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर एसिटाइल डोक्साइम बनता है और जो थर्ड स्टेप है उस पे एसिटाइल डोक्साइम की फर्दर रिडक्शन होती है। अगर हम नॉर्मल रिएजेंट्स के थ्रू इसके रिडक्शन कराए ना, जैसे सोडियम बोरोहाइड्रेट डाल के, तो हमने इस रिएजेंट के अंदर इसकी रिडक्शन कराना शुरू कर दी है,
ठीक है, अब आप चूँकि रिसर्च भी कर चुके हो, आपको पता ही है कि हम डिफरेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फिनोमेना के लिए डिफरेंट रिएजेंट यूज़ करते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। अगर इसकी रिडक्शन सोडियम सॉरी ब्रोम 1 ब्रोमो 1 नाइट्रोमीथेन की करवाना चाहें सोडियम बोरोहाइड्रेट के प्रेजेंस में, तो फिर क्या होगा हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो उसमें ये होगा कि तीनों प्रोसेसेस ही हो जाते हैं और तीनों प्रोडक्ट्स का मिक्सचर बनता है। अगर आप इस रिडक्शन को इंस्टेड ऑफ विद दैट रिएजेंट आप इलेक्ट्रोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कराएं, प्रॉपर आप सेल पोटेंशियल को कंट्रोल करें, तो आप इन तीनों में से कोई भी डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो इसी तरह इनऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी इसको यूज किया जा सकता है। तो दैट दीज आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, जो लिविंग सिस्टम्स के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, इनमें से जो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, आपको पता है जो एंजाइम्स हैं, बहुत सारे एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स हैं। आपके पल्स ट्रांसफर होती है, इम्पल्स ट्रांसफर इसे हम कहते हैं, जो हम कहते हैं टच का फिनोमेना ब्रेन को जो सिग्नलिंग हो रही है, सारे के सारे न्यूरो ट्रांसमिशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन सच फिनोमेना। ठीक है, वहां पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का फिनोमेना, कहीं से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, आपके पास फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना देख लो, या फिर आप रेस्पिरेशन का फिनोमेना देख लो, सारे बेसिकली बेस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस पे या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, तो जनाब इनको स्टडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर एक ये है कि आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, सिंथेसिस कंट्रोल्ड सिंथेसिस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं, तो हम उनको प्रॉपर सेलुलर फॉर्म में ये जो गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल की फॉर्म में हम असेंबल करके, तो इनके डिफरेंट थर्मोडायनामिक और काइनेटिक पैरामीटर्स भी इजीली स्टडी कर सकते हैं। तीसरा, हम बायोकेमिकल प्रोसेसेस को भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो आपके पास बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं जो लिविंग सिस्टम्स के अंदर हो रहे हैं, they are taking place on the same mechanism, जो electrochemical reactions होती हैं उसी mechanisms के ऊपर ये भी biochemical processes बेस कर रहे हैं, तो हम इनकी इन विट्रो इजीली स्टडी कर सकते हैं। However, there is one disadvantage कि हमारे पास जो होमोजीनियस रिएक्शन है, हम बहुत सारे रिएक्शंस को इलेक्ट्रोकेमिकली या इलेक्ट्रोडिक इन्वेस्टिगेशन उनकी कर सकते हैं, लेकिन 100% हम होमोजीनियस की नहीं कर सकते। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शंस जो हैं वो होमोजीनियसली हो रहे होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रोडिक इन्वेस्टिगेशन से हम उनको स्टडी नहीं कर सकते। तो दैट इज द डिसएडवांटेज। अगर टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोनिक प्रोसेसेस हैं, दे आर थ्री मेन इलेक्ट्रोनिक प्रोसेसेस। एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस है, मटेरियल प्रोड्यूसिंग प्रोसेसेस जिन्हें हम कह देते हैं। एनर्जी कंज्यूमिंग में वही आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाली एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि आपके पास क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की अगर हम एग्जांपल लें कि हमने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन ले लिया, ब्राइन सोल्यूशन ले लिया, या फिर मोल्टन सोडियम क्लोराइड ले लिया, दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये भी इंटर लेवल का या मैट्रिक लेवल पे जो लोग भी पढ़ाते हैं, आप उन लोगों को बता रहे हैं ये रिएक्शंस के। अगर सोडियम क्लोराइड जो है उसको मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया जाए, तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड से क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, एक इलेक्ट्रोड पे सोडियम लिबरेट हो जाती है, दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन लिबरेट हो जाती है। इसी तरह अगर आप सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेंगे, तो फिर क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बच जाता है, एक इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन लिबरेट हो जाती है, दूसरे इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, तो सब वो मटेरियल्स जो जनरली प्रोड्यूस करना इतना इजी नहीं है, उनको हम बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करके हम मटेरियल प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है हम कॉपर रिफाइनिंग और एल्यूमिनियम रिफाइनिंग, ये भी हम थ्रू इसी प्रोसेस के थ्रू हम करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक जो रिफाइनिंग है एल्यूमिनियम की, या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है कॉपर की, मींस के प्योर फॉर्म में मेटल की प्रोडक्शन जो है दैट इज डन बाय दिस प्रोसेस। मोर ओवर जो आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फिनोमेना है, वो भी सारा बेस कर रहा है इसी प्रोसेस पे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रोड बना लेते हैं, जिस भी मेटल के ऊपर आपने प्लेटिंग करनी है। फर्ज करें आयरन है, आयरन के ऊपर आपने टिन की प्लेटिंग करनी है, आयरन को आप एज इलेक्ट्रोड यूज करेंगे और इसके ऊपर मेटल की डेपोजिशन कराएंगे। ये भी सारा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है या इलेक्ट्रोडिक प्रोसेस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडिक प्रोसेस को अगर टेक्नोलॉजी करें तो हम तीन प्रोसेस में इसको
डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रॉन कंज्यूमिंग या मेटल प्रोड्यूसिंग है, जिसमें हम उन मटेरियल्स को जो नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं करवा सकते हैं, हम नॉर्मल कंडीशंस पे हम उनको ना सिर्फ ऐसे मटेरियल्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल दी। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, रिफाइनिंग ऑफ जो मेटल है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, एल्यूमिनियम की हो जाए, कॉपर की हो जाए, अगर आपने 100% मेटल प्रोड्यूस करनी है तो हम यूजुअली इस मेथड को यूज करते हैं। तीसरा इसी इसी मेथड को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी फिनोमेना जो है वो भी काफी ज्यादा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या जो है वो भी हम इससे यूज करते हैं। ना सिर्फ इलेक्ट्रोप्लेटिंग यहाँ पे यूज हो रही है, बल्कि ये मोहसिन मेरे साथ रिसर्च भी में भी इन्वॉल्व रहा है। हम लोगों ने जो कोटिंग्स करते हैं इलेक्ट्रोड सर्फेसिस पे या डिफरेंट मटेरियल्स को की फिल्म्स, थिन फिल्म्स बनाना चाहते हैं। सुहेब का काम भी पॉलीमर से रिलेटेड है। अगर आप बहुत ज्यादा थिन फिल्मिंग करना चाहते हैं तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला फिनोमेना ही यूज। तो is material consuming energy production, that is also a huge field to a produce electric the pollution cause कर रहे हैं। तो the क्या करें, हम हीट को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। अब क्या होता है, जब फ्यूल बर्न होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट से फिर हम स्टीम बनाते हैं, स्टीम से फर्दर टरबाइंस चलाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर में भी, रिएक्टर में भी यही कुछ हो रहा है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी लेते हैं, उससे हम स्टीम बनाते हैं, स्टीम फर्दर क्या करती है, टरबाइंस चलाती है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब जहां पे भी आपके पास हीट इन्वॉल्व हो गई, तो वो कार्नो साइकिल वाली आपके पास एफिशिएंसी की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है 40% होगी। यानी कि हीट को अगर आप यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो 40% एफिशिएंसी मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जबकि आपके पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है या एक बैटरी जो है, अगर उसकी हम एनर्जी कन्वर्जन की बात करें तो 90% तक एफिशिएंसी हम इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस अगर हम एनर्जी प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी बात करें तो दे आर 90% एफिशिएंट। यानी कि ये 90% केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि जो भी प्रोसेसेस हीट इन्वॉल्विंग है, यानी कि हीट को वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहां पे मैक्सिमम जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो 40% है। यानी कि 40% हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो एक तो इनकी ये एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, इस वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को यूटिलाइज किया जा सकता है। दूसरा जो जनाब एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वो आपके पास एयर पोल्यूशन ना होना है। यानी कि आपके पास फ्यूल सेल को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन को एज अ रिएक्टेंट आप यूज करते हैं फ्यूल सेल में, और आपके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है प्लस वाटर बन रहा है, विच इज इको फ्रेंडली। ठीक है, हाउएवर यहाँ पे जो प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द electrochemical processes
इसका स्टिल ये अब बैटरीज बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं। टेस्ला को देख लो, टेस्ला ने सारी की सारी गाड़ियां बना ली हैं इसी के बेसिस पे कि आपके पास फॉसिल फ्यूल के ऊपर उन्होंने डिपेंडेंस अपनी खत्म कर दी है। सोलर सिस्टम्स को यूज कर लिया, फ्यूल सेल्स को यूज कर लिया इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, और वो जो कार्स हैं वो उनको इससे चलाने लग गए हैं। तो अब यहाँ पे जो पूरे का पूरा साइंस है वो इन्हीं दोनों बेसिस पर डिपेंड कर रही है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हो ये रहा है कि आपके पास एक तो एनर्जी एफिशिएंसी बहुत हाई है, और दूसरा जो आपके पास पोल्यूटिंग मटेरियल्स हैं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस हो रही, ठीक है, जो एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस है। हाउएवर जो इशू है वो ये है कि आपके पास जो स्टिल इसका है डिवाइसेस हैं, दे आर स्टिल नॉट चीप, ठीक है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, फर्ज करें हम फ्यूल सेल्स की बात करें, फ्यूल सेल्स जो हाइड्रोजन का फ्यूल सेल है दैट इज बीइंग यूज्ड, एफिशिएंसी भी अच्छी है, लेकिन वहाँ पे जो कैटलिस्ट्स हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं, वहाँ पे नए से नए इलेक्ट्रोड्स ट्राई किए जा रहे हैं ताकि जो आपके पास रिएक्शंस हैं वो चीप, हम उसको जरा वैसे तो आप फ्यूल सेल्स के अंदर कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं, फ्यूल सेल के अंदर एक टिपिकल फ्यूल सेल के अंदर प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं ना, तो प्लाटिनम इज नॉट अ चीप मेटल। और दूसरा क्या होगा, ऊपर से पॉइजनिंग बड़ी जल्दी हो जाती है प्लाटिनम की, तो दिन ब दिन फिर हम फिर इस वजह से ये एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। अगर प्लाटिनम पॉइजन हो गया ड्यू टू दी इम्प्योरिटीज या ड्यू टू द टॉक्स, ड्यू टू कोई भी छोटी मोटी भी कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, तो उससे पॉइजनिंग हो जाती है, वो प्लाटिनम की मेटल को के ऊपर जाके लग जाती है, और वहीं पे रिएक्शन जो है उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है इनकी, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, तो जिसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और आज भी अगर आप रिसर्च फील्ड में भी देखें तो नए से नए कैटलिस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, और उन कैटलिस्ट को बनाने का मकसद यही है कि आपके पास ये जो है ये चीपली अवेलेबल हों, ठीक है। हाउएवर अगर हम इसको कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग को कंट्रोल कर लें, तो फिर इसको रन करने की कंडीशंस जो हैं दे आर वेरी फ्रेंडली, जनाब, एक एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनर्जी एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दो प्रोसेस डिस्कस किए, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एक वो यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मटेरियल प्रोडक्शन में बहुत सारी मेटल्स, बहुत सारी गैसेस को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है, रिफाइनिंग करवाई जा सकती है मेटल्स की। तीसरा आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सारा फिनोमेना इसके ऊपर बेस करता है। दूसरा आपके पास जो इन मटेरियल्स को कंज्यूम करके एनर्जी प्रोडक्शन है, दैट इज आल्सो ह्यूज साइंस एंड दैट इज स्टिल बीइंग इन वर्क। बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा काम हुआ हुआ है, ठीक है। हाउएवर द एफिशिएंसी एंड द एनवायरनमेंट फ्रेंडली नेचर जो है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की, इसकी वजह से ये बहुत ही अट्रैक्टिव फिनोमेना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तीसरा जो टेक्नोलॉजिकल फिनोमेना है विच इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोडिक प्रोसेसेस, दैट इज द कोरोजन। कोरोजन भी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। कोरोजन में आपको पता ही है कि मेटल्स जो हैं दे आर बीइंग करोडेड, दे आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। मेटल जो है पूरे इंसान का काम है, अल्लाह ताला ने नेचर में मेटल्स को रखा, इनके सल्फाइड्स, इनके सल्फेट्स, इनके ऑक्साइड्स की फॉर्म में, मींस के जो ओर्स हैं उनके अंदर मेटल्स जो हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। हाउएवर हम अपनी बेनिफिट्स के लिए उन मेटल्स को ओर्स में से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको रिड्यूस्ड फॉर्म में, मीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे लेके आते हैं। अगर आयरन है तो वो आयरन +2 या +3 की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो कॉपर है तो वो भी अपने ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में प्रेजेंट है। इन सब मेटल्स को हम क्या कहते हैं, इवन दैट यूरेनियम है तो यूरेनियम भी अपनी ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में प्रेजेंट है। हम क्या करते हैं कि हम अपनी बेनिफिट्स के लिए हम उनको कन्वर्ट करते हैं टू द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि उनके रिडक्शन करते हैं। लेकिन रिड्यूस्ड फॉर्म में मेटल्स की जो फ्री एनर्जी है ये इस तरह से है कि ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म वाला रिएक्शन जो है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में स्टेबल है, और रिड्यूस्ड फॉर्म में ये मेटल्स अनस्टेबल है। मींस के रिड्यूस्ड फॉर्म से they will always tend to go towards the oxidized form, यानी कि जो रिएक्शन फिजिबिलिटी अगर स्पॉन्टेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो metals will tend to lose the electrons and will move towards their oxidized state। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और जनाब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जो उन इलेक्ट्रॉन्स को
क्या करती है, जो मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है एक्सेप्ट कर सकती है, तो मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्म में आपके पास क्रोजन हो जाती है मेटल्स की, और मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्म में आपके पास मटेरियल बन जाता है, जो समटाइम्स तो फर्दर मेटल के क्रोजन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन प्रिवेंट करता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में बेटे मामा क्लास ले रही है, अब जाओ। तो जनाब जो क्रोजन का फिनोमेना है, चाहे क्रोजन का होना और या क्रोजन को प्रिवेंट करना है, वी ऑलवेज नीड द नॉलेज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस। अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस का नॉलेज होगा आपके पास, तो अगर हमारे पास नॉलेज होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम्स का, तो वी कैन यूज दैट नॉलेज या यूज द फिनोमेना टू कंट्रोल द कोरोजन प्रोसेस, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो हमारे पास लॉस है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बहुत सारी फील्ड्स के अंदर इलेक्ट्रोनिक्स की या इलेक्ट्रोड बेस्ड प्रोसेसेस की इन्वेस्टिगेशन जो है दैट कैन हेल्प अस। हाँ जी मोहसिन, मोहसिन क्वेश्चन कुछ करना चाह रहा है। मैडम डिसएडवांटेज बताया था आपने ना इनका, एक पिछली स्लाइड में टेक्नोलॉजी से पीछे, हाँ वो जी, जरा हाँ जी, रिवाइज। मैं ये कह रही हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस है ना, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस को यूज करके, मींस के कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस को यूज करके हम बहुत ज्यादा चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी अगर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है, अगर हम उसको कंट्रोल करके प्रॉपरली स्टडी करते हैं, तो हम एट डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल वैल्यूज पे हम उस रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो उन पोटेंशियल्स की हेल्प से हम उनकी फ्री एनर्जीज, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, उनके एक्टिवेशन एनर्जीज, उनके करंट्स, उनके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम किसी भी प्रोसेस के थर्मोडायनामिक और काइनेटिक पैरामीटर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम उसको कंट्रोल एक सेलुलर फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल की फॉर्म में या गैल्वानिक सेल की फॉर्म में हम उसको स्टडी कर लें। ठीक है, दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना आता है, या इलेक्ट्रोकेमिकल की स्टडी के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस को अगर आपको स्टडी करना आता है, तो हमारे पास बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस इस तरह के हैं हमारे जो लिविंग सिस्टम्स में हो रहे हैं, जिनकी मैंने एग्जांपल दी थी, चाहे आपके पास रेस्पिरेशन फिनोमेना है, या फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना है, ठीक है, या फिर आपके पास आपकी नर्व इम्पल्स मूव करती है, ठीक है, जितनी भी न्यूरो ट्रांसमिशन हो रही है, ये सारे के सारे फिनोमेना बेस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म के ऊपर। इनका जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, इनके बहुत सारे मेजॉरिटी जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, इनका मैकेनिज्म सेम है एज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो ये अगर हम उनको भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस को भी स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल प्रिंसिपल्स के थ्रू हम उनको स्टडी कर सकते हैं। हाउएवर एक इस तरह का डिसएडवांटेज जो बताया वो मैंने ये बताया है कि समटाइम्स कुछ ऐसे होमोजीनियस रिएक्शंस होते हैं जो जिनकी हम इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। ये तो सारे हमने ये बात कही है ना कि हम अगर सेल्स हम रिएक्शंस को कंट्रोल कर लें, तो हम यानी कि उनको इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशंस करें, मतलब प्रॉपर
ना इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो उस टाइम पे भी क्या हो रहा होगा, आपके पास रिएक्शन हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा। हाउएवर आप उससे ये आउटपुट नहीं अचीव कर सकते। ठीक है, तो अगर आपने उन रिएक्शंस को स्टडी करना है तो आपको ये पूरा का पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं, होमोजीनियस रिएक्शंस हैं। इलेक्ट्रोलिक प्रोसेस तो हेट्रोजीनियस प्रोसेस हो गया ना। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो होमोजीनियस प्रोसेसेस है, लेकिन हम उनके इलेक्ट्रोलिक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। मेजॉरिटी की कर सकते हैं, लेकिन सम होमोजीनियस प्रोसेसेस में उनके इलेक्ट्रोलिक इन्वेस्टिगेशंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, हम टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात कर रहे थे। तो बेसिकली जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस हैं वो 3 तरीकों से यूज हो रहे हैं। 3 तरह से हम टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन उनकी कह सकते हैं। एक एनर्जी कंज्यूमिंग मटेरियल प्रोडक्शन है, ठीक है, या फिर दूसरे जो है वो मटेरियल कंज्यूमिंग एनर्जी प्रोडक्शन है, और तीसरा जो हमारे पास बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, और वो फिनोमेना कौन सा है, दैट इज क्रोजन के नोबल मेटल्स के अलावा। नोबल मेटल्स तो 2-3 मेटल्स ही हैं, गोल्ड और प्लाटिनम ही है। ठीक है, या बहुत कम नोबल मेटल्स हैं जो ऑक्सीडाइज नहीं होती। रीजन क्या है कि वो अपनी रिड्यूस स्टेट में, आपको पता है ना नोबल मेटल्स के बारे में, जिनके D10 होते हैं या D5 होते हैं, वो यूजुअली उनके इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी कम होती है, यानी कि उनकी ऑक्सीडेशन एबिलिटी कम होती है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगी। लेकिन इसके अलावा जो मेटल्स हैं, दे हैव जनरली द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, तो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ ही मिलके ऑक्सीजन एज एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज होगी, तो वो मेटल ऑक्साइड्स बना देंगी। ठीक है, एक तो अगर आपके फर्ज करें आपने आयरन को कोट किया हुआ कॉपर के साथ और वहां पे ब्रेकेज आ जाती है, या आयरन को हम कहते हैं कोट किया हुआ आपने टिन के साथ, तो अगर आपके पास वहां पे ब्रेक होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स बन जाएंगे। ठीक है, आयरन और टिन। अब आयरन जो है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इन मींस कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू टिन। जहां से ब्रेक होगा वहां पे वो एकदम से बहुत ज्यादा, चूंकि अब कम्बिनेशन इस तरह का बन गया, अब आपके पास आयरन विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बी करोडेड मोर इजीली। ठीक है, तो अगर हमारे पास फिर आपको पता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। अगर आप लोगों को पहले आपका क्रोजन के बारे में कुछ नॉलेज है, इवन दैट अगर सिर्फ स्ट्रेस है उसकी कैथोड एक्ट करना शुरू कर देता है, एक पोर्शन एज एनोड एक्ट करना शुरू कर देता है। तो इफ यू कैन डू प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशंस, तो हम इसके करोजन की प्रिवेंशन भी कर सकते हैं और हम इस फिनोमेना को अवॉइड कर सकते हैं। मैम ठीक है जी, हाँ जी। मैम हम किसी नॉन नोबल मेटल को नोबल में चेंज कर सकते हैं, मतलब कोटिंग ही इसका सोल्यूशन है या कोई और भी काम कर सकते हैं? देखो ना, बेसिक बेसिक केमिस्ट्री कहाँ पे इन्वॉल्व है। बेसिक केमिस्ट्री ये है इसकी नोबल मेटल्स की, कि आपको उधर जाना पड़ेगा ऑर्बिटल लेवल पे। जो D5 और D10 है ना, तो ये नेचुरल प्रेजेंस है ना, नेचुरल अकरेंस है उनके अंदर, जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई हुई है वो पहले ही नेचुरली ही वो मोस्ट होती है, के अंदर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इस तरह की है, तो फिर तो वो निकलेंगे निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, फिर आपको कोट ही करना पड़ेगा मेटल्स को, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है। या फिर ओके। आपको, या फिर हम करते हैं ना प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन करते हैं। जो हम मेटल साथ में, अगर आयरन को बचाना है तो साथ में जिंक लगा दो, मैग्नी, मतलब जी, इससे लोअर प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल कोरिजन। हाँ, सैक्रिफिशियल क्रोजन करना शुरू कर देते हैं, अदरवाइज नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि बेसिक बेसिक जो रीजन है ऑफ दिस क्रोजन, दैट इज दैट डी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना मेटल्स की, वो चीज। ठीक
इलेक्ट्रोकेमिकल जो आपके पास नॉलेज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, या आप प्रॉपरली जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वी कैन इम्प्रूव द प्रोसेसेस, वी कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। मैं आज ही डिस्कस कर रही थी, मेरा एक स्टूडेंट फ्यूल सेल पे काम करना चाह रहा है, उसके एक इलेक्ट्रोकैटालिस्ट की हम एफिशिएंसी को एनहांस करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आपने इस चीज को इंक्रीज करना है तो देन यू शुड बी वेरी गुड इन द कॉन्सेप्ट्स रिगार्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। या जो इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेनास हो रहे हैं, अगर हमारे पास इनके क्लियर कॉन्सेप्ट्स होंगे, अगर आप करोजन पे काम करना चाहते हैं, इतना बड़ा फील्ड है करोजन का, लेकिन आपको केमिस्ट्री या बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल जो वो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर जब तक आपकी कमांड नहीं होगी, उस टाइम तक हम इन चीज़ों को स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है जी, हम इंशाल्लाह आई एम डिटरमिन्ड कि इंशाल्लाह कल भी क्लास ले लेंगे। नादिया की क्लास कितने बजे होती है आप लोगों के साथ फ्राइडे को? मैम वो तंजील 3 से 4 आई थिंक। हाँ जी 3 से 4 है कल फ्राइडे को। जी मैम। चलें, आप अवेलेबल हैं फ्राइडे को? मैम जुम्मा है, कल नमाज वगैरह पढ़नी है, फिर शायद पॉसिबिलिटी ना ही हो। अगर पॉसिबल है तो कल 4 बजे कर लें, आधे घंटे की क्लास, आधे घंटे की बेशक रख लें, अगर 3 से 4 मैडम की। मैडम भाई 2:30 बजे से 3 बजे रख लें। चलो अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है ना तो मैं आप लोगों को कल इन्फॉर्म करती हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है। वैसे मैडम 4 बजे की और क्लास ठीक नहीं है, 4 से 4:30 की? अब आप लोगों पर डिपेंड कर रहा है ना, आप लोगों की अवेलेबिलिटी भी है ना। मैं तो अवेलेबल ही होंगी। मैम एक्चुअली कल फ्राइडे है तो फिर वो बाकी काम शाम भी होते हैं जुम्मे वाले दिन, तो चलें बाकी जैसे आप कहते हैं। चलो ठीक है, कल फिर मैं फाइनल करके ना तंजील को बताती हूँ, ठीक है जी ठीक है मैडम। ओके, अल्लाह हाफिज।